भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमारे खाने की थाली से लेकर महाद्वीपों की तकदीर तक तय करती है। आइए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक मामूली से आलू और एक पूरे महाद्वीप की जीत के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब ही हमें भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की जड़ों तक ले जाएगा। भूमंडलीकरण को समझने के लिए सोचिए कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सिर्फ सामान और पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि इसमें विचार, संस्कृति और यहाँ तक कि बीमारियां भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और ये नेटवर्क कोई आज की बात नहीं, बल्कि हजारों साल पहले ही बनना शुरू हो गया था। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि हमारे आज के इस ग्लोबल विलेज की नींव कैसे रखी गई थी। एक ऐसे समय में जब दुनिया रेशम के धागों, खाने पीने की चीज़ों और हाँ, बीमारियों से जुड़ी हुई थी। देखिए, पुराने जमाने में जब कोई व्यापारी या तीर्थयात्री ऊंट पर या जहाज से लंबी यात्रा पर निकलता था, तो वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं ले जाता था। उसके साथ सफर करते थे नए नए विचार, नई तकनीक, नए धर्म और अनजाने में ही सही नई बीमारियां भी। मशहूर सिल्क रूट को सिर्फ व्यापार का रास्ता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये दुनिया के पहले इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे थे। इन्हीं रास्तों से गुजरकर बौद्ध और ईसाई धर्म जैसे विचार चीन से यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक पहुंचे थे। और खाने की बात करें तो अगली बार जब आप स्पेगेटी खाएं तो याद रखिएगा कि आप एक वैश्विक इतिहास का स्वाद चख रहे हैं। ये सफ़र चीन में नूडल्स के रूप में शुरू हुआ और हजारों मील की यात्रा के बाद इटली की प्लेट तक पहुंच गया। है ना कमाल की बात? और ये देखिए, एक साधारण सा दिखने वाला आलू, ये अमेरिका से यूरोप पहुंचा और वहां तो जैसे एक क्रांति ही ले आया। इसने यूरोप के गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन दिया, जिससे उनकी औसत उम्र बढ़ी और आबादी में एक तरह का विस्फोट हो गया। ये सिर्फ एक सब्जी का असर नहीं था, ये पूरे समाज का कायापलट था। लेकिन जिस आलू ने यूरोप को जीवन दिया था, वही मौत का कारण भी बना। जब आयरलैंड में एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी, तो लाखों लोग भूख से मर गए। ये भूमंडलीकरण का एक बहुत ही स्याह पक्ष था। और ये बात तो और भी चौंकाने वाली है। यूरोपीय विजेताओं का सबसे घातक हथियार उनकी तलवारें नहीं थीं, बल्कि उनके साथ आए कीटाणु थे। चेचक जैसी बीमारी ने अमेरिकी महाद्वीपों में तबाही मचा दी, क्योंकि वहां के लोगों के शरीर के पास इससे लड़ने की कोई क्षमता ही नहीं थी। ये एक अदृश्य दुश्मन था, जिसने जीत को बहुत आसान बना दिया। चलिए अब हम 19वीं सदी में कदम रखते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ ने दुनिया की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया। कह सकते हैं कि दुनिया अब तेजी से सिकुड़ रही थी। इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3 मेन इंजन थे। पहला, व्यापार का प्रवाह, यानी कपड़ों और गेहूं जैसी चीजों का एक देश से दूसरे देश जाना। दूसरा, श्रम का प्रवाह, यानी लोगों का काम की तलाश में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना। और तीसरा, पूंजी का प्रवाह, यानी दूर दराज के इलाकों में पैसा लगाना या निवेश करना। इसका एक बढ़िया उदाहरण देखिए। ब्रिटेन ने जब कॉर्न लॉ हटा दिया, यानी बाहर से आने वाले अनाज पर टैक्स खत्म कर दिया, तो हुआ ये कि सस्ता अनाज बाजार में आ गया। शहरों में रहने वालों को तो फायदा हुआ, लेकिन ब्रिटेन के हजारों किसान बेरोजगार हो गए। एक फैसले ने ब्रिटेन के समाज और वैश्विक व्यापार दोनों को ही बदल कर रख दिया। इस पूरे बदलाव के पीछे तकनीक का बहुत बड़ा हाथ था। रेलवे ने बंदरगाहों को देश के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ा, भाप के जहाज़ों ने माल ढुलाई को बेहद सस्ता कर दिया और टेलीग्राफ ने तो मानो हजारों किलोमीटर की दूरी को सेकंडों में ही खत्म कर दिया। लेकिन इस जुड़ाव की एक भारी कीमत भी थी। ये उपनिवेशवाद के क्रूर विस्तार का भी दौर था। 1885 में यूरोपीय ताकतों ने बर्लिन में बैठकर सिर्फ एक नक्शे पर सीधी सीधी लकीरें खींचकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया। और फिर आई एक जैविक तबाही, रिंडरपेस्ट, यानी मवेशियों का प्लेग। ये बीमारी यूरोपीय जानवरों के साथ अफ्रीका पहुंची और उसने वहां के 90% मवेशियों को खत्म कर दिया। 90%! मवेशी ही तो अफ्रीकी लोगों की दौलत और रोजी रोटी थे। जब वो खत्म हो गए तो लोगों के पास यूरोपीय खानों और बागानों में मजदूरी करने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। इस तरह एक बीमारी ने औपनिवेशिक ताकतों को वो नियंत्रण दे दिया जो शायद उन्हें हथियारों से भी नहीं मिलता। 20वीं सदी की शुरुआत 2 विश्व युद्धों के साथ हुई,
इस तबाही ने न सिर्फ देशों के नक्शे बदले बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की पूरी बिसात ही पलट कर रख दी। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया का आर्थिक केंद्र ही बदल दिया। युद्ध ने ब्रिटेन को कर्जदार बना दिया, जबकि अमेरिका, जो अब तक दुनिया से कर्ज लेता था, अब दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बनकर उभरा। शक्ति अब अटलांटिक के पार जा चुकी थी। फिर 1930 के दशक में जब अमेरिका में महामंदी आई तो उसका असर हजारों मील दूर भारत के गांवों तक पहुंचा। गेहूं की कीमतें 50% तक गिर गईं और भारतीय किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। ये इस बात का पक्का सबूत था कि दुनिया अब एक दूसरे से कितनी जुड़ चुकी थी। महामंदी ने ये बात साफ कर दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मशीन की तरह है जिसके सारे पुर्जे आपस में जुड़े हुए हैं, और जब अमेरिका जैसा सबसे बड़ा पुर्जा टूटा तो पूरी की पूरी मशीन ही चरमरा गई। 2 विश्व युद्धों और एक भयानक महामंदी की तबाही से दुनिया ने एक सबक सीखा। सबक ये था कि आर्थिक स्थिरता के बिना शांति संभव नहीं है। इसलिए दुनिया को फिर से बनाने की एक नई कोशिश शुरू हुई। इसी कोशिश का नतीजा था 1944 का ब्रेटन वुड्स समझौता। इसी समझौते से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनी। इनका मकसद था भविष्य में ऐसे आर्थिक संकटों को रोकना और दुनिया के पुनर्निर्माण में मदद करना। इस नई व्यवस्था ने एक और बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी। पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां, जिन्हें हम MNCs कहते हैं, वो अपना पैसा और फैक्ट्रियां चीन जैसे देशों में ले जाने लगी, जहां मजदूरी सस्ती थी। वहां से बना हुआ माल वापस पश्चिमी बाजारों में आने लगा और इसने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का नक्शा ही बदल दिया। तो हमने देखा कि कैसे रेशम के धागों, आलू के पौधों और बीमारियों के कीटाणुओं से शुरू हुई ये कहानी आज एक जटिल वैश्विक नेटवर्क बन चुकी है। इतिहास हमें ये भी बताता है कि ये जुड़ाव जहां मौके लेकर आता है, वहीं संकट भी लाता है। अब सवाल ये है कि तकनीक और बदलते शक्ति संतुलन के इस दौर में इस कहानी का अगला अध्याय कौन और कैसे लिखेगा।